जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टोटल फ्रेंड हम लोग 5 ही क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये सारा 5 क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिए। कुछ देर बाद फिर से 5 क्वेश्चन का एक सीरीज आने वाला है और एग्जाम से पहले फिर एक आएगा तो 2 और आएगा। टोटल 3 पार्ट अब आज हम लोग आज और कल में पढ़ लेंगे। ये 3 पार्ट में 15 क्वेश्चन रहेगा। ये 15 क्वेश्चन को आपको एक बार जरूर देख के जाना है एग्जाम से पहले, और ऑब्जेक्टिव का जो चल रहा है ये सारा को याद करते जाइएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर क्लास 10th में आप है तो ये सारा वीडियो देख के ही जाइएगा। सो नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार झा। आप देख रहे हैं मनीष स्टडी सेंटर। हो सकता है आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लीजिए, ताकि मैं जो क्लास 10th का इंपॉर्टेंट वीडियो डालूँ इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो फ्रेंड आइए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड, हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। यह संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग अपना नोट से भी पढ़ सकते हैं। इसको आपको उतना टाइम नहीं है कि आप 10 बार पढ़िएगा, तो आप इसको एक बार देखिए वीडियो को, बस हो गया। आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो लिख दीजिएगा। तो फ्रेंड देखिए, हम लोग का जो क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। फिर भी मैं एक बार आंसर बोल देता हूँ। इसका उत्तर होगा फ्रेंड कि जब किसी रासायनिक समीकरण में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या दोनों तरफ बराबर होती है तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना इसीलिए आवश्यक है क्योंकि इसके द्वारा हम न केवल समीकरण को वास्तविक जानकारी प्राप्त करते हैं, बल्कि अधिकार को एक उत्पादों की वास्तविक संख्या की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, आप अपना नोट से भी इसको पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ के जरूर जाइएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हम लोग का जो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकता है हम लोग का शरीर में। तो इसका उत्तर होगा कि रुधिर की औसत हीमोग्लोबिन, रुधिर में औसत हीमोग्लोबिन की मात्रा किसी भी लिंग करने का मतलब मेल हो या फीमेल हो। तो फिर से मैं एक बार इसका उत्तर बोल दूँ 2 नंबर का कि रुधिर में औसत हीमोग्लोबिन किसी भी लिंग में 14.5 ग्राम प्रति 100 ml होता है। ओके, यदि हीमोग्लोबिन की मात्रा रुधिर में कम होती है तो O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है। O2 कहने का मतलब यहाँ देखिए, O2 की वहन क्षमता भी घट जाती है, मतलब ऑक्सीजन हम लोग का शरीर में फैल नहीं पाता है, अतः वह मानव की कमी के लक्षण हो सकता है। अब इसका कमी से होता क्या है, जैसे सांस फूलने, जो कि अक्सर सांस जो हम लोग का फूलता है, सांस फूलना जो कि अक्सर लोहे की कमी से एनीमिया का पहला लक्षण है। ओके फ्रेंड, तो आप लोग को ये दोनों क्वेश्चन को अगर नोट्स आपके पास है तो पढ़ के जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो इसका उत्तर होगा फ्रेंड कि गर्म और ठंडी हवाओं के कारण पृथ्वी के वायु का अपवर्तनांक लगातार परिवर्तित होते रहता है। तारों से आने वाली प्रकाश की किरणें इस प्रकार लगातार अपवर्तन होता है तो प्रकाश की किरणें निरीक्षक की आँखों तक नियमित रूप से आती है। यहाँ होगा अनियमित, तो अनियमित रूप से आती है। इसके कारण तारों की आभासी स्थिति बदलती रहती है और तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन को आप जरूर क्लियर कर लीजिएगा। आंसर यहाँ से या आप अपना नोट से भी पढ़ सकते हैं। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होते हैं। तो इसका उत्तर देखिए कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत के निम्नलिखित गुण होते हैं। 4 गुण हम लोग ले लिए हैं। फर्स्ट है कि इसके द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत से अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए। ओके, इसके द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत से अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए। दूसरा है कि यह आसानी से प्राप्त होने वाला होना चाहिए। थर्ड है कि इसका भंडारण और परिवहन भी आसान होना चाहिए। और फोर्थ है कि यह सस्ता होनी चाहिए। तो आप इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिए कि ऊर्जा के आदर्श स्रोत में क्या गुण होना चाहिए। ये गुण है, इसमें आप सेंटेंस नहीं मिलाइएगा कि सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है। ये गुण है कि इसके द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत से अधिक मात्रा में कार्य होना चाहिए,
आसानी से प्राप्त होना चाहिए, भंडारण और परिवहन भी आसान होना चाहिए, यह सस्ता होना चाहिए। नेक्स्ट और हम लोग का आज का लास्ट है कि अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखिए। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखिए। एग्जाम से पहले 2 पार्ट इसका और आएगा, या टोटल 15 क्वेश्चन को जरूर याद करके जाइएगा। अवतल दर्पण के दो उपयोग को लिखें, तो देखिए इसका उत्तर होगा कि अवतल दर्पण के दो उपयोग निम्नलिखित हैं। अब देखिए फर्स्ट है कि अधिक फोकस दूरी तथा बड़े द्वारक का अवतल दर्पण हजामत बनाने में काम आता है। हजामत करने का मतलब नाई लोग जो करता है दाढ़ी बाल बनाने में। और सेकेंड इसका उपयोग है कि छोटे अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश की किरणें को परावर्तित कर डॉक्टर के निरीक्षण करते हैं। मतलब डॉक्टर जो चेक करता है कान नाक ये सब, तो वो छोटे अवतल लेंस का प्रयोग करके प्रकाश को परिवर्तित करके देखता है। तो ये 2 हम लोग को लिख लिए हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल कीजिए। और इसका 2 पार्ट आएगा एग्जाम से पहले। ये सारा 15 क्वेश्चन को आपको पढ़ के जाना है। अगर इसका उत्तर आपके पास है तो अच्छा बात है, आप अपना बुक से कॉपी से ही उत्तर पढ़िए जो आप पढ़े हैं शुरुआत से। तो फ्रेंड अभी इतना ही। और हाँ फ्रेंड, हम लोग का साइंस का ऑब्जेक्टिव टोटल जो भी आया है वो पढ़ के जाइएगा। और आज 1 बजे और 6 बजे शाम में आएगा, इसको देख लीजिएगा ज़रूर। ओके फ्रेंड, और इसका 5 बजे दूसरा पार्ट भी आएगा ऑब्जेक्टिव का। तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में।